हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का। पिछले 4th चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे इमोशंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है और मोशन जो है उसको क्या अफेक्ट करता है, फोर्स कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अब वैदिक विज्ञान और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है? वैदिक विज्ञान सत्य को नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि फोर्स कहाँ से आया, विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुआ, है ना। जबकि वैदिक विज्ञान इन चीज़ों को समझाता है और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, और मॉडर्न फिजिक्स इस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो हम वैदिक पहले इस चैप्टर पे क्या करेक्शंस हमने करे हैं वैदिक फिजिक्स के थ्रू, मतलब वैदिक फिजिक्स इस पे क्या कथन कहता है और क्या चीज़ें सत्यापन करता है, वो हम चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक विज्ञान क्या कह रहा है इस चैप्टर के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, वो हम देखते हैं। गति पर बल का प्रभाव, चैप्टर का नाम है भूमिका। बल, बल यानी क्या है? फोर्स। फोर्स का विषय भौतिक का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट विषय तो है, हमें पता है हर जगह क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यदि वैदिक दृष्टिकोण से विचार करें तो सृष्टि के निर्माण, संचालन और परिवर्तन में बल की मूल भूमिका है, अतः बल का गहन अध्ययन आवश्यक है। मतलब बल को अच्छे से पढ़ना क्या है, आवश्यक है। वर्तमान विज्ञान बल का गणितीय एवं प्रायोगिक अध्ययन तो करता है, मतलब मैथमेटिकल चीजें भी बताता है और कुछ प्रायोगिक चीजें भी करता है, परंतु वैदिक दर्शन में बल के मूल कारण तथा चेतन सत्ता से उसके संबंध पर भी विचार किया गया है। मतलब वैदिक विज्ञान में अलग तरीके से चीजों को बताया गया है और स्पष्टता से चीजों को समझाया गया है। इसी कारण इस अध्याय के पहले वर्तमान विज्ञान की मान्यताओं को संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा, तत्पश्चात वैदिक विज्ञान की दृष्टि प्रस्तुत की जाएगी। अब देखो, वर्तमान विज्ञान की सीमाएं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेमन क्या है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, के अनेक स्थानों पर स्वीकार किया है कि आधुनिक भौतिक अभी प्रकृति के अनेक मूलभूत प्रश्नों का पूर्ण समाधान नहीं कर सकी है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन नहीं दे पाई है या आंसर्स नहीं प्रकट कर पाई है, दे पाई है। बल यानी फोर्स के बारे में मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है? इफ यू इंसिस्ट अपॉन अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स यू विल नेवर गेट इट। मतलब एक फोर्स की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो आपको नहीं मिलेगी मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा। ये भी क्या कहा गया है, एक फैमन है ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 12 से हमने ये कथन लिया है। भावार्थ यही है, यदि आप बल की पूर्ण एवं अंतिम परिभाषा जानना चाहेंगे तो वह प्राप्त नहीं होगी। मतलब आप बल की अंतिम या परिभाषा क्या है या पूर्ण परिभाषा आप ज्ञात नहीं कर सकते, मॉडर्न फिजिक्स ये कहता है। विज्ञान के मूल नियमों के विषय में, अब विज्ञान के विषय में और क्या चीजें हमें वैदिक फिजिक्स बतला रहा है। वी डू नॉट येट नो ऑल बेसिक लॉ, देयर इज एन एक्सपेंडिंग फ्रंटियर इन ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, मतलब हमें बहुत सारे लॉज नहीं पता है। विज्ञान अभी तक प्रकृति के सभी मूलभूत नियमों को नहीं जान पाया है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स अभी तक सही से जितनी भी प्रकृति के नियम है उनको समझ नहीं पाया है, बस क्या दे रहा है, लॉजिक अपने प्रोवाइड कर रहा है पर उसके करेक्ट आंसर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। विद्युत के विषय में मॉडर्न फिजिक्स कहता है, वी कुड से दैट वी डू नॉट येट नो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना इनको लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हुई है। हम यह कह सकते हैं कि अभी तक हमें विद्युत के नियमों को पूर्ण ज्ञान नहीं है, विद्युत का पूर्ण ज्ञान इन्हें नहीं है, ऊर्जा के बारे में इन्हें नहीं पता है। इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट फिजिक्स टुडे वी हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट एनर्जी इज, मतलब एनर्जी क्या है हमें नहीं पता है। यह समझाना आवश्यक है कि आधुनिक भौतिक आज भी यह नहीं जानता कि ऊर्जा वास्तव में क्या है। मतलब ऊर्जा क्या है ये भी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स नहीं जानता एनर्जी क्या है। अब क्लासिकल फिजिक्स पे क्या कहता है? अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे आप न्यूटोनियन फिजिक्स। अब न्यूटोनियन फिजिक्स जो न्यूटन ने दी है ना, जो भी आप पढ़ेंगे न्यूटन फिजिक्स पढ़ेंगे, पर जब हायर लेवल पे जाएंगे तो न्यूटन फिजिक्स की जगह आप क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स।
तो अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। क्लासिकल फिजिक्स पर भौतिक वह भौतिक है जिसका विकास मुख्यतः 20वीं शताब्दी से पूर्व हुआ। यह सामान्य आकार की वस्तु है तथा दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली घटनाओं का अध्ययन करती है। मतलब जो चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही है उनके बारे में किसका अध्ययन किससे अध्ययन किया जाता है? क्लासिकल फिजिक्स से। इसके प्रमुख विभाग है मैकेनिक्स यानी यांत्रिक, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एकॉस्टिक, है ना। क्लासिकल फिजिक्स की सीमाएं, अब उसकी सीमाएं क्या है? यद्यपि क्लासिकल फिजिक्स अपने क्षेत्र में अत्यंत सफल है, मतलब बहुत ज्यादा सफल है ये, मतलब इससे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, फिर भी यह प्रत्येक परिस्थिति का सही वर्णन नहीं कर सकी, मतलब हर एक चीज का एकदम करेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकी। ये हमें छोटे छोटे कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या है ना, उनके बारे में क्या है, इनके बारे में हम नहीं जान सकते। किससे? क्लासिकल फिजिक्स से। परमाणु एवं उप परमाणु स्तर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा फोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों का व्यवहार क्लासिकल फिजिक्स संतोषजनक रूप से नहीं समझा सकी। इसी कारण क्वांटम सिद्धांत का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ? ये चीजें पढ़ने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन जैसी छोटे पार्टिकल्स पढ़ने के लिए किसका क्या इन्होंने बनाया, सब्जेक्ट डेवलप करा? क्वांटम मैकेनिक्स, जिससे इन चीजों की स्टडी की जाती है। अत्यधिक वेग, जब किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग की समीप पहुंचता है ना, किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समीप पहुंचता है, तब न्यूटन के नियम पर्याप्त नहीं रहते। क्या है? न्यूटन के नियम वहां फेल हो जाते हैं। मतलब अगर किसी की स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है तो उसके नियम फेल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सापेक्षता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आधुनिक भौतिक, 19वीं ईस्वी में मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की प्रतिपादित किया। फिर 1925 से 1927 आधुनिक क्वांटम यांत्रिक विकास हुआ। इसी काल में एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के आधुनिक भौतिक का नया स्वरूप प्रदान किया। मतलब किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत वहां पे दिया था। वैदिक विज्ञान की दृष्टि, वैदिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि निर्माण में काल को छोड़कर सभी पदार्थों में द्रव्यमान है। क्या है? काल को छोड़ के क्या है? सभी पदार्थ में द्रव्यमान। अब काल क्या है? हमने बताया था कि जो ये आकाश, ये जो प्रकृति है, इसमें छोटे छोटे अणु जब गति करते हैं और सत और रज तम क्या हो जाते हैं? सत और रज गुण क्या हो जाते हैं? व्यक्त हो जाते हैं। तो क्या फॉर्म होता है? काल की उत्पत्ति होती है। फिर काल से क्या बनता है? महत, अहंकार, मन। तो काल को छोड़ के सभी चीजें क्या है? पदार्थ है। ईश्वर ही पदार्थ में द्रव्यमान गुणों को उत्पन्न किया है। ईश्वर ने क्या किया है? मास को उत्पन्न किया है। किसमें? पदार्थों में, क्योंकि मूल प्रकृति में इसका कोई द्रव्यमान नहीं है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। अब आत्मा के लक्षण क्या है? श्लोक है ये इसका अर्थात इच्छा, द्वेष, ये आत्मा के गुण, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख तथा ज्ञान आत्मा के गुण है या लक्षण है। ये क्या है? आत्मा के गुण है। हर एक आत्मा की इच्छा होती है, द्वेष होता है, प्रयत्न करती है, सुख, दुख और ज्ञान। वैदिक व्याख्यान के अनुसार यह आत्मा शब्द से जीवात्मा तक तथा परमात्मा दोनों का ग्रहण किया जाता है। जीवात्मा में अति सूक्ष्म बल होता है। क्या होता है? अति सूक्ष्म बल होता है तथा वह अपने सभी कार्य परमात्मा के सहयोग से करती है। किसके सहयोग से करती है? परमात्मा के सहयोग से। सृष्टि के अणु में जो भी बल दिखाई देता है उसका मूल कारण परमात्मा है, क्योंकि बल चेतन का गुण माना गया है। मतलब जितना भी बल आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीजें जोड़ के रखी है किसी भी चीज को, उसको किसने जोड़ के रखा है? ईश्वर के बल ने जोड़ के रखा है। गैलीलियो गैली ने जड़त्व यानी इनर्शिया का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि त्वरण गति में बल की आवश्यकता होती है, स्थिर गति के लिए निरंतर बल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की। और स्थिर गति के लिए निरंतर बल की आवश्यकता नहीं होती है। अब वैदिक विज्ञान की दृष्टि से यह निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं माना जाता है। ये क्या है? वैदिक विज्ञान की तरफ से ये क्या है? गलत बताया गया है। इस मत के अनुसार
द्रव्यमान युक्त प्रत्येक पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण सहित विभिन्न बल निरंतर कार्य करते हैं। मतलब जितने भी अणु है, छोटे से छोटे अणु, उन पे क्या होता है, बल निरंतर लगते रहते हैं। इसीलिए नियत अर्थात स्थिर गति बनाए रखने में भी बल की आवश्यकता रहती है। मतलब अगर आपको स्थिर गति बनानी है तो भी किसकी आवश्यकता है, बल की आवश्यकता होती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम, आइजैक न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? पहला नियम क्या है? देखो, न्यूटन ने कितने रूल्स दिए थे? 3 रूल्स दिए थे। अब हम देखते हैं कि वो रूल सही है या गलत है, और वैदिक विज्ञान के अनुसार वो रूल्स हमें क्या कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी। यदि वह एक समान वेग में गतिशील है तो उसी अवस्था में चलती रहेगी। मतलब अगर कोई गाड़ी चल रही है ना, तो वो चलता ही रहेगा, और अगर कोई रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कोई परिमाणी बल कार्य ना करे। ये किसने कहा था? आइजैक न्यूटन ने कहा था। वैदिक विज्ञान की दृष्टि टिप्पणी क्या है? न्यूटन ने तो हमें चीजें क्या बता दी? गलत बता दी। अब हम वैदिक विज्ञान क्या कहता है? इस मत के अनुसार दोनों गतियों और त्वरण वाली गति या एक समान गति के लिए दोनों अवस्थाओं में निरंतर बल की आवश्यकता रहती है। मतलब बल की जो आवश्यकता है वो क्या है? निरंतर है। और ये बल किसका है? ये बल है ईश्वर का। ईश्वर के बल से ही क्या हो रहे हैं? जितने भी पृथ्वी सृष्टि ये सब कार्य करती है, बनी हुई है। न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए परिमापी बल की समानुपात होती है, तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। मतलब जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, और उतनी ही गति से करेगा। ये चीजें आप आगे और देखोगे, फॉर्मूले के थ्रू भी हम देखेंगे। जैसे गणितीय रूप में क्या कहा गया है? F इक्वल टू एम ए। क्या है? m यहाँ पे क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। a क्या है? एक्सेलरेशन है। हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है पहले भी। वैदिक विज्ञान की दृष्टि में टिप्पणी, वर्तमान विज्ञान इस नियम को विशिष्ट परिस्थितियों में लागू मानता है, जबकि वैदिक विज्ञान की दृष्टि में बल को सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। मतलब हर जगह लागू होता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन तीसरे नियम में क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप कुछ एक्शन करते हो तो उसका क्या होता है? एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में क्या होता है? रिएक्शन भी होता है। अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसी समय पहली वस्तु पर बराबर परिमाण विपरीत दिशा में बल लगाती है। वैदिक विज्ञान इस पे क्या करेक्शन कर रहा है? वर्तमान विज्ञान के अनुसार इस नियम की व्याख्या कुछ सूक्ष्म स्तरों, इलेक्ट्रॉन आदि पर नहीं मानता है। मतलब इन चीजों पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों पे ये रूल नहीं लागू करता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार न्यूटन का तृतीय नियम सत्य एवं सार्वत्रिक है, तथा यह इलेक्ट्रॉन सहित सूक्ष्म स्तर पर भी लागू होता है। मतलब वैदिक विज्ञान कहता है कि ये सारे जो ये वाला नियम है वो क्या होता है? छोटे से छोटे कण पे भी क्या होता है? लागू होता है। अब हमने बताया कि वैदिक विज्ञान किस तरह आपको सत्य दिखा रहा है, करेक्ट चीजें बता रहा है ना, करेक्ट वे ऑफ फिजिक्स बता रहा है। पर मॉडर्न फिजिक्स आपको चीजों से हटा रहा है, आपको वो लॉजिक के थ्रू सिर्फ एक झूठी चीज दिखा रहा है और समझा रहा है और पढ़ा रहा है। अब हम देखते हैं, ईश्वर में सभी कार्य नियम न्याय पूर्वक होते हैं। मतलब ईश्वर जो भी करता है वो क्या करता है? न्याय पूर्वक होते हैं। जो भी कार्य होते हैं क्या होते हैं? न्याय पूर्वक होते हैं। जैसे यदि दो व्यक्ति समान समय में समान भोजन ग्रहण करेंगे तब उनके समान कर्म होने पर ही समान शरीर को ऊर्जा मिलेगी। यदि उन दोनों में एक व्यक्ति वेद, अब दो लोग खा रहे हैं खाना, समान, एक समान खाना खा रहे, एक जैसी एनर्जी मिलेगी, पर वहां पे डिफरेंस कहां पे आता है? हम वो आगे देखते हैं। यदि दोनों में से एक व्यक्ति वेद अर्थात सत्य का आचरण करता है, वेद यानी क्या है? वेद का आचरण यानी सत्य का आचरण करना, एवं दूसरा व्यक्ति वेद विरुद्ध अर्थात असत्य का आचरण करता है। जो वेद विरुद्ध आदमी है वो क्या है? असत्य का आचरण करता है। तब उनको समान भोजन से समान ऊर्जा नहीं मिलेगी। मतलब उनको सेम अमाउंट ऑफ भोजन से सेम एनर्जी नहीं मिलेगी। सत्य के आचरण करने वाले
कि अच्छी कोशिकाओं का निर्माण होकर उसे अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी। जो सत्य का निर्वहन करेगा, यानी वेद का पालन जो करेगा, उसको क्या मिलेगी? उसको उसकी कोशिका का निर्माण क्या होगा? अच्छी तरीके से होगा, अच्छी ऊर्जा से होगा। जबकि असत्य का आचरण करने की कोशिकाओं का समुचित निर्माण नहीं होगा, उसका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, उसको अलग अलग बीमारी हो जाएगी आगे जाके, है ना। जो सत्य का पालन करेगा, ना वेद का पालन करेगा, उसकी कोशिकाएं स्वस्थ और सही रहेगी, और ना ही उसका समुचित ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब उसको सही ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। वह रोगी होकर अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द मर जाएगा या मृत्यु प्राप्त हो जाएगी अगर वो वेद विरुद्ध आचरण करेगा तो। वर्तमान विज्ञान इसको अनिश्चितता का सिद्धांत कह सकता है, परंतु ईश्वर के नियम निश्चित है। ईश्वर जो नियम बनाता है वो क्या है? निश्चित नियम है। आप सत्य का पालन करो, वेद का पालन करो, तो आपको क्या मिलेगी? अच्छी कोशिका और स्वस्थ शरीर मिलेगा और अल्पायु मिलेगी। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान विज्ञान ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। वर्तमान विज्ञान क्या है? मॉडर्न फिजिक्स ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, तब उपरोक्त नियम को वह अनिश्चित कह देता है। मतलब क्या कह देता है? जितने भी नियम है उनको क्या कह देता है? अनिश्चित कह देता है। मतलब सही भी है, नहीं भी है, ठीक है, उसको खुद कंफर्म नहीं है, उसको खुद पता नहीं है कि ये नियम सत्य है या नहीं है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, बस वो लॉजिक पर अपनी चीजें क्या कर रहा है? बताते जा रहा है। इन चीजों को वो दिखाया जा रहा है कि क्या चीजें हो रही है, मतलब लॉजिक पे बता रहा है सारी चीजें। तो आइए शिक्षा पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, मतलब फोर्स जो है मोशन को कैसे अफेक्ट करता है। अध्याय 4 में आपकी किसी वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण के आधार पर उसकी गति का वर्णन करना सीखा, परंतु वहां आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि गति का कारण क्या है, मतलब वो गति क्यों हो रही है। क्या किसी वस्तु की स्थिति और वेग में परिवर्तन का कोई मूल कारण होता है? मतलब अगर गति में परिवर्तन हो रहा है तो कोई उसका कारण है क्या? इस कारण की प्रकृति क्या है? क्या सभी गतियों के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है? इस अध्याय में हम इस बात की जांच करेंगे कि वस्तुओं की गति में परिवर्तन किन कारणों से होता है। हम न्यूटन की गति के 3 नियमों पर भी चर्चा करेंगे, जो हम पहले ही कर चुके हैं और हम बता चुके हैं उसके नियम क्या है? गलत हैं। कुछ नियम क्या है? गलत है। और यह सीखेंगे कि उन्हें किस प्रकार लागू किया जा सकता है। अब बल की अवधारणा, अब हम जानेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। पहली बात तो जितना भी बल है, जो भी बल है वो किसका होता है? ईश्वर का बल होता है। जितना भी बल है वो किसका बल है? ईश्वर का बल है। स्मरण कीजिए, आपने पहले सीखा कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। मतलब कोई भी विराम अवस्था को गति में कौन ला सकता है? मोशन में एक बल ला सकता है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो गतिशील वस्तु की चाल और गति की दिशा को परिवर्तन कर सकता है, और यह तब की किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। क्या? शेप में भी परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के लिए विराम अवस्था में रखी हुई गेंद को अगर ये लड़की लात मारेगी तो ये क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा। गेंद अगर इसके पास आ रही है और जैसे ही ये लड़का इस गेंद को मारेगा तो क्या होने लगेगी? ये गेंद अलग डायरेक्शन में जाने लगेगी। वैसे ही अगर नींबू को निचोड़ा जाए तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? फोर्स के, क्योंकि क्या लगा रहा है यहाँ पे? बल लगाया जा रहा है। पिछली कक्षाओं में बल के विषय में सिखाते समय आपने ध्यान दिया था कि जब भी किसी वस्तु पर लगने वाले किसी भी प्रकार के बल का वर्णन किया जाता है तो उसकी दिशा भी बताई जाती है। मतलब अगर बल का वर्णन किया जाता है तो उसकी दिशा भी, यानी डायरेक्शन भी बताई जाती है। उदाहरण के लिए प्रयोग में ले जाने वाले वाक्यांश थे, किसी वस्तु पर उसकी गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल का लगना, यानी फ्रिक्शन का लगना। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगाते हैं तो एक और बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। जो कहता है किस डायरेक्शन में रहता है? आपके बल के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। चुंबकीय बल के कारण चुंबक में सदृश ध्रुवों में एक दूसरे का प्रतिकर्षण करना, है ना, चुंबक का बल। विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे का आकर्षित करना। स्थिर विद्युत बल के कारण समान आवेशों का एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षक करना। विपरीत आवेशों का एक दूसरे के प्रति आकर्षक करना।
है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स है, बल का एग्जाम्पल है। बल एक ऐसी भौतिक राशि जिसके लिए हमें उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और मात्रक के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अध्ययन 4 में किसी वस्तु के संबंध भौतिक राशि जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण का परिचय करते समय कहा था, बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स इक्वल टू, मान लो कोई मैग्नीट्यूड 5, तो ये न्यूटन, न्यूटन क्या होती है, उसकी यूनिट होती है एफ से दिखाते हैं फोर्स, और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम या दिशा अथवा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब दोनों के चेंज, तो उस बल का प्रभाव भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब उस बल का प्रभाव भी क्या है, चेंज हो जाता है। बल के परिमाप को मापना, अब बल को कैसे मापते हैं हम बता चुके हैं, बल को कैसे मापा जाता है हम अब देखते हैं। हर एक चीज नापने का क्या होता है, एक डिवाइस होता है। हम किसी के बल का परिमाप कैसे माप सकते हैं, क्या आपको स्मरण है कि पूर्व में आपने वस्तुओं का भार मापने के लिए कमानीदार तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया था। क्या आपको स्मरण है कि किसी वस्तु का भार वह ग्रेविटेशनल फोर्स बल होता है। हम पहले ही बता चुके हैं वेट के बारे में, जब हमने डिस्कस करा था तो हमने क्या डिस्कस करा था कि वेट वो वैल्यू होती है कि जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगती है, मतलब अर्थ उसे जितने फोर्स से खींचता है वही क्या होता है, उसका वेट होता है। जिसे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। कमानीदार तुला का उपयोग न केवल किसी वस्तु का भार मापने के लिए अपितु सामान्य रूप में किसी बल के परिमाण के मापने के लिए भी किया जा सकता है। यदि आप कमानीदार तुला के स्वतंत्र सिरे को खींचते हैं तो यह बल को मापने लगता है जिससे आप तुला भीतर के स्प्रिंग को खींच रहे होंगे। ये क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। इसको क्या कहा जाता है, इधर से कुछ चीजें लटकाई जाती है, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू आती है तो हमें उसका भार पता लगता है, जो भी माप रहे हैं हम उसका क्या पता लगता है, भार पता लगता है। संतुलित एवं असंतुलित बल यानी बैलेंस एवं अनबैलेंस फोर्स। अब दो तरह के फोर्स हम पढ़ेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। हमारे अनुभविक जगत में ऐसी स्थितियां कदाचित ही देखी आती हैं जहां किसी वस्तु पर केवल एक ही बल लग रहा हो। सामान्यतः किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी सतह पर रखे बक्से को धकेलते हैं तो जिस बल से आप उसे धकेलते हैं उसे उसी अतिरिक्त बक्से की गति की विपरीत दिशा में फ्रिक्शन बल लगता है। मतलब जब भी आप किसी एक बक्से को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वहां से एक विपरीत बल भी क्या होता है, लगता है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। इसको अगर फोर्स कहेंगे तो इसको फ्रिक्शन कहेंगे। अगर मान लो आपने इसको फोर्स लगाया 5 न्यूटन, है ना, और यहां से भी क्या लगेगा, 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। आपको इतना फोर्स लगाना है जब ये फोर्स, जब नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होने लगता है तो क्या हो जाता है, ये बॉक्स जो है ये क्या होने लगेगा, मूव, गति करने लगेगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स तब भी लगेगा पर आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर वाला फोर्स लगाते हो तो क्या होने लगता है, कोई भी चीज मूव होने लगती है। जब दल पे तैरती हुई किसी गेंद का उदाहरण लेते हैं, इस पर 2 बल लगते हैं। एक तो पृथ्वी का बल जो कि नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। एक होता है बॉइंट फोर्स जो लगता है ऊपर की ओर, किसके वजह से, पानी के वजह से। ये चीजें आप और आगे अच्छे से पढ़ोगे, जिसको कहते हैं उत्प्लावन बल। पृथ्वी द्वारा नीचे लगे गए गुरुत्वाकर्षण बल तथा द्रव के कारण, माना पानी के कारण, ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल। इस प्रकार के प्रकरणों में जब किसी वस्तु को चाहे पर स्थिर हो या गतिमान हो, एक से अधिक बल लग रहे हो तो बलों का उसी वस्तु को कुल प्रभाव क्या होता है। मतलब हमें पता लगा जब भी किसी वैल्यू पे, किसी चीजों पे फोर्स लग रहा है तो वो एक तरह का बल नहीं होता है ना, करीबन 2 या 2 से 3 तरह के बल उस पे लगते हैं। जैसे कि ये जो रस्सी खींच जो होता है, मान लो ये लोग इधर खींच रहे हैं, ये लोग, अगर ये लोग बराबर अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचेंगे, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, ये जो है इसकी पोजीशन कहीं नहीं जाएगी।
आपने कभी रस्साकशी में खेल में भाग लिया है जिसमें दो टीमें रस्सी के विपरीत दिशाओं को खींचती हैं? यदि दोनों टीमें रस्सी बराबर बल से खींचती है तो ये रस्सा विस्थापित नहीं होता। ऐसे दो जो परिमाण में बराबर है किंतु दिशा में विपरीत होते हैं उसे संतुलित बल कहते हैं। मतलब ऐसे बल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इक्वल है पर उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहा जाता है। किंतु यदि रस्सी की एक टीम दूसरी टीम को अधिक बल लगाते ही खींच लेती तो रस्सी पर लगे बल पर संतुलित नहीं रह जाता। मतलब वो बल क्या है, संतुलित नहीं रहता जब एक साइड वो डायरेक्शन में ज्यादा हो जाता है। रस्सा अधिक बल वाली दिशा में विस्थापित होता है। मतलब जो अधिक बल लगा रहा है उसी दिशा में क्या होता है, रस्सा चलते जाता है। इस स्थिति में रस्से पर लगाए गए बल असंतुलित बल कहलाते हैं। मतलब अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, अनबैलेंस फोर्स। तो इस तरह कितने प्रकार के बल होते हैं, दो प्रकार के बल होते हैं। पहले बल में न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। सेकेंड वैल्यू में एक डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है और एक डायरेक्शन में कम फोर्स है, तो उसे क्या कहा जाता है, अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है, जिससे कोई भी चीज क्या होने लगेगी, मूव होने लगेगी। अब यदि किसी वस्तु पर लगाए बल संतुलित नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है, तो वस्तु एक परिमाणी बल यानी नेट फोर्स लगता है, या नेट फोर्स लगता है जिसे परिमाणी शून्य नहीं होता। मतलब जिसका परिमाण क्या है, शून्य नहीं होता। यदि बल दिशा में विपरीत और परिमाप के असमान हो तो परिमाप बलों का परिमाप उन दोनों बलों के परिमाप के अंतर के बराबर होता है। इसकी दिशा उस बल की दिशा में होती है जिसका परिमाप अधिक होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप ज्यादा फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव होने लगेगा। अब ऐसी स्थिति के विषय में सोचिए जहां दो लोग एक रुकी हुई कार को चलाने के लिए उस पर एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कार उनके द्वारा लगाए गए परिमाप बल एवं परिमाप उन दोनों बलों के परिमाप का योग होगा। परिणामी बल की दिशा वही होती है जो लगाए गए दोनों बलों की होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो लगा रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, परिमाणी बल कहा जाता है, या फिर नेट फोर्स कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए चित्र में दिखाए गए एक मेज पर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो बलों को दर्शाया गया है। चित्र में दर्शाए प्रत्येक स्थिति में के लिए गुटके पर लगने वाले परिमाणी बल यानी नेट बल का परिमाण बताइए। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अगर एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 10 + 6 यानी 16 न्यूटन। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं यानी 10 न्यूटन - 6 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन की ओर लग रहा है। पर ऑब्जेक्ट किधर मूव होगा, इधर की ओर। क्यों, क्योंकि 10 न्यूटन यानी ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। सेम अगर इधर, तो इधर भी 4 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, पर ऑब्जेक्ट कहां मूव होगा, यहां मूव होगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स का लग रहा है वहां लग रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। अब घर्षण बल प्रायः अनदेखा परंतु सदैव विद्यमान बल, क्या पढ़ेंगे हम, फ्रिक्शन बल पढ़ेंगे, यानी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो सदैव रहता है पर हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब क्या कर सकते हैं, ये दिखता नहीं है पर ये होता है। अब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो एक फोर्स नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है और नॉर्मल फोर्स बराबर है तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। पर अगर फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने विद्युत कक्षा में घर्षण बल के विषय में सीखा था। आइए अब इसके विषय में और अधिक जानते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु फर्श पर विराम अवस्था में रखी है, मतलब रखी हुई है, और आप उस पर आगे की दिशा की ओर एक बल लगाते हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है। क्या आपके द्वारा लगाए बल के परिमाण स्वरूप वस्तु विरावस्था होती है? आपने अनेक बार अनुभव किया होगा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी वह
विस्थापित नहीं होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन, मतलब वो मूव नहीं करती है। उसे विस्थापित करने के लिए आपको और अधिक बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ना? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हो सकता है वो सेम जगह पे रुका हुआ, वो क्या करता है, मोशन में नहीं होता है, फिर आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसी वस्तु की निचली सतह और फर्श के मध्य उत्पन्न होने वाले घर्षण बल के कारण होता है। कहाँ पे? निचली सतह और फर्श के बीच में जो फोर्स निकल आता है उधर से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो आपके द्वारा लगाए गए बल के कारण वस्तु में होने वाली गति की विपरीत दिशा की कार्य करता है। यह वस्तु तब गति करता है, आरंभ करने लगता है, जब आपके द्वारा लगाए गए बल का परिमाण घर्षण बल से अधिक होगा, जिससे वस्तु पर उसकी गति की दिशा में एक परिमाण बल कार्य करने लगेगा। मतलब जब आपका अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो फ्रिक्शनल फोर्स से, तब क्या होने लगेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। देखो, किसी धकेली जा रही वस्तु पर लगाए गए बल और घर्षण बल के अतिरिक्त कुछ अन्य बल भी लग सकते हैं। क्या लगते हैं? कुछ अन्य बल भी लगते हैं। इनमें से गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरा उस सतह द्वारा लगाया गया बल जिस पर वस्तु रखी है, इसे अभिलंबित बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। भार नीचे की दिशा में लगता है, जबकि अलंबित बल सतह की ऊपर खींचे गए अलंबित की दिशा में लगता है। तथापि ये दोनों बल संतुलित होते हैं। जब कोई वस्तु वायु में गति करती है तो उसके चारों ओर उपस्थित वायु भी उस पर घर्षण बल लगाती है। मतलब जो वायु है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वायु भी क्या करती है, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। परंतु अनेक परिस्थिति में इस बल का मान इतना कम होता है कि इसे नगण्य माना जाता है। मतलब इनकी वैल्यूज इतनी कम होती है कि इनको क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल माना जाता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक आप तो नॉर्मल फोर्स लगाओगे, एक लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे की ओर लगता है हमेशा क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके अपोजिट में एक बल लगता है जिसको कहते हैं अभिलंब फोर्स, वो क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। इस तरह 4 प्रकार के फोर्स लगेंगे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा तो। चित्र एक में दर्शाई गई स्थिति के लिए जब एक वस्तु या पेटिका गति करना प्रारंभ करती है तो आप उस पर बल लगाना बंद कर देते हैं, तो पेटिका में गति धीमी होती है और अंततः यह रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी होता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हो जाता है? गति करना बंद कर देता है। आपने दैनिक जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया होगा, जब आप साइकिल के पैडल को घुमाना बंद कर देते तो वह कुछ समय बाद दूरी रुक जाती है। आप किसी गेंद को धकेलना बंद कर देते तो कुछ दूरी तक पश्चात वह रुक जाती है। क्या इसका अर्थ यह है कि इन्हें निरंतर गति में रखने के लिए आपको निरंतर बल लगाते रहने की आवश्यकता होती है? किसी गतिशील वस्तु को गति बनाए रखने के लिए हमें घर्षण बल के विरुद्ध निरंतर बल लगाना पड़ता है। मतलब हमें फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट क्या है? एक फोर्स लगाना ही पड़ता है, अन्यथा गति की दिशा में विपरीत काम करने का घर्षण बल वस्तु के विराम अवस्था में ला आता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का मेन काम है अपोजिट फोर्स लगाना और किसी भी चीज को विराम अवस्था में लाना, है ना? कोई भी चीज अगर विराम अवस्था में लाती है और हम उस पर फोर्स नहीं लगाते हैं, वो विराम अवस्था में क्यों आती है? क्योंकि उस पर लगता है घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि कार हो गई, साइकिल हो गई, कितने भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। क्या आपको विगत कक्षा में किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप स्मरण है जिसमें आपको पता चला कि घर्षण बल संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है? आइए हम वैसा ही एक क्रियाकलाप करें। क्या करते हैं? एक एक्सरसाइज करते हैं। 2 क्रियाकलाप देखते हैं। 10 रुपए के 4 सिक्के, एक बड़ी दृढ़ रबड़ बैंड और एक आसंजन टेप के लीजिए। विभिन्न पदार्थों की समतल सतह का चयन कीजिए, जैसे लकड़ी का मेज, सीमेंट से बना फर्श, ये सब करना है। चारों सिक्कों को एक दूसरे को ऊपर रखिए और पार्श्वों का आसंजक टेप लगाकर इन्हें आपस में चिपका दीजिए। रबर बैंड को अपनी तर्जनी फोर्स फिंगर के अंगूठे के मध्य थोड़ा
खींचकर लकड़ी की मेज पर रखिए और इसके सिरों को बिंदु ए बी अंकित कीजिए जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। जहां तक आप रबड़ बैंड को खींचकर वहां उसे सी अंकित कीजिए, जहां तक खींच सकते हैं। रबर बैंड के सिरों ए बी पर पकड़ते हुए सिक्कों को ढेर ए बी के मध्य इसके पास रखे हुए अब दूसरे हाथ से उंगली के उपयोग करके सिक्कों का ढेर, अब क्या करना, आपको फोर्स लगाना है और उसको छोड़ना है। अब क्रियाकलाप सेम एक्सपेरिमेंट को लेमिनेटेड सतह वाली मेज पर दोहराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि ए बी सी पूर्व की भांति ही समान दूरी पर अंकित हो। क्या आप सिक्कों का ढेर लकड़ियों की सतह वाली मेज की तुलना में अधिक दूरी तय करता है, मतलब किस पे कितनी दूरी तय करता है, आप ये क्या करेंगे, चीजें देखेंगे। इसके पश्चात चरण 5 को एक क्षैतिज पॉलिशदार संगमरमर के टाइल्स की सतह पर दोहराइए। तो अलग अलग जगह क्या करना है आपको, ये एक्टिविटी करके देखनी है। तो आप क्या देखेंगे, रबर बैंड के कारण बल का लग रहा है, ये बल लग रहा है, घर्षण बल का लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना। तो इस तरह हमें चीजें दिखाई देती है। विमुख किए जाने वाले पहले सिक्कों का ढेर स्थिर होता है, अर्थात यह अर्थ है कि उस पर लगने वाला बल संतुलित है। सिक्कों को विमुख करने के आपके द्वारा उनके ऊपर लगाया बल लुप्त हो जाता है और खींचे हुए रबर बैंड द्वारा आगे की दिशा में लगाया बल सिक्कों के ढेर को गतिमान कर देता है, मतलब जो आगे की ओर लगाता है। सिक्कों में गतिमान होने का अर्थ है कि रबर बैंड द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से अधिक होता है और सिक्कों के ढेर पर आगे की दिशा में गए परिमाण बल कार्य करता है। परिमाणी बल के कारण सिक्कों के ढेर का वेग शून्य के से एक निश्चित मान तक बढ़ जाता है, अथवा अर्थात परिमाण बल आगे की दिशा में त्वरण प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, गति प्रदान करता है आगे की ओर। तथापि जैसे ही सिक्कों का ढेर एक रबर बैंड के संपर्क में समाप्त हो जाता है तो रबर बैंड के कारण उस पर बल लगना बंद हो जाता है। तब भी घर्षण बल सिक्कों के ढेर को उतनी गति विपरीत दिशा में कार्य करता रहता है। जब बल धीरे धीरे उसके वेग को कम करता है तो अंत में विराम अवस्था में ले आता है। अब विराम अवस्था में क्यों लाता है, जब भी सिक्का मूव हो रहा है तो उस पर क्या लगाया आपने, फोर्स लगाया, पर क्या होगा, जो ये सरफेस है वो क्या लगाएगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी इस सिक्के के अपोजिट, जिससे क्या होगा, कुछ देर बाद ये सिक्का क्या आ जाएगा, विराम अवस्था में रुक जाएगा। यद्यपि रबर बैंड को प्रत्येक प्रकरण के समान रूप से तांतिम स्ट्रेच किया जाता है, तब भी अलग अलग सतह पर सिक्कों के ढेर द्वारा चली गई दूरी मान भिन्न भिन्न होता है। यह इंगित करता है कि सतहों पर घर्षण बल मान भिन्न भिन्न होता है, मतलब सरफेस के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, चेंज होता है। जितनी पॉलिश सरफेस होगी, जितनी पॉलिश सरफेस होगी, चिकनी सरफेस होगी, उस पे क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूर तक गति कर पाएगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। पर अगर दरदरी सरफेस होगी तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, है ना, मतलब सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, जिससे वो जल्दी उसको रोक देगा। अब एक और एक्सरसाइज है, एक कमानीदार तुला और एक लकड़ी का गुटका लीजिए। कमानीदार तुला को क्रियाकलाप उपयोग की गई सतह में एक पर क्षैतिज स्थिति रखिए और जांचिए कि इसके पैमाना पाटे शून्य है। लकड़ी के गुटके को हुक जोड़िए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बल बढ़ाते हुए कमानीदार तुला को धीरे धीरे खींचिए। जैसे ही गुटका की गति आरंभ करे तो तुला को पाठ का अभिलेखित कीजिए। यह पाठक क्या दर्शाता है, मतलब ये एक्सरसाइज आपको क्या दर्शाती है। कमानीदार तुला का पाठ्यंग गुटके की सतह और जिस पर गति करता है उस सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल अप्रोक्सीमेट माप देता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन मेजरमेंट करता है। तो एक और क्रियाकलाप देखते हैं। एक वुडन बॉक्स है जिसको क्या करना है, आपको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट करना है। रीडिंग किस पे रहनी चाहिए, 0 पे। आप क्या करेंगे, आप स्प्रिंग बैलेंस को इस साइड खींचेंगे। फिर आपको देखना है कितने देर बाद जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, वजन ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा, इस साइड आने लगेगा। जब इस वुडन बॉक्स के और सरफेस के बीच का में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से ज्यादा आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होने लगेगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, है ना। ऐसा आपको क्या करना है, अलग अलग सरफेस पे करना है। तो इससे क्या मिलेगी, कमानीदार तुला
का पाठक गुटके की सतह पर जिस पर गति करता है उस सतह के मध्य घर्षण बल का सन्निकट अप्रोक्सीमेशन मान देता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन मान मिलता है जो कि क्या लग रहा है, वो फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कम पाठ्यांक कम घर्षण बलों को दर्शाता है, मतलब कम वैल्यू कम घर्षण को और ज्यादा वैल्यू ज्यादा घर्षण को दर्शाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब घर्षण बल कम होता है, मतलब फ्रिक्शनल जब कम होता है, तो सिक्कों का ढेर का वेग धीरे धीरे कम होता है। मतलब जब मैंने पहले ही बताया था फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, जो सिक्के होंगे वो धीरे 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 धीरे, मतलब बहुत देर तक मूव कर सकते हैं और बहुत लेट क्या होंगे, रुकेंगे, स्थिर होंगे, और विराम अवस्था में आने से पहले ये अधिक दूरी तय करेंगे। क्या करेंगे, अधिक दूरी। पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हुआ तो क्या होगा, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, मतलब उन पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे देखते हैं और किस तरह मेजर करते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। अब दो वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की विराम अवस्था एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की उनकी प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए जड़त्व यानी इनर्शिया शब्द का प्रयोग किया। इस विचार का उपयोग करके उन्होंने गति का अपना प्रथम नियम प्रतिपादित किया। इसके साथ ही न्यूटन ने वर्ष 1687 में गति के दो और नियम प्रस्तुत किए जो हम पहले पढ़ चुके हैं और उन नियमों को गलत बता चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें क्या गलत चीज पढ़ा रहे हैं। इन तीन गति के नियमों की प्रस्तुत विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। बल के मात्रक का नाम न्यूटन ने उन्हीं के नाम पर रखा गया है। स्मरण रखिए कि जब किसी मात्रक का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है तो उसका पूरा नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जो हम देख चुके हैं। इस तरह न्यूटन प्राचीन काल में यह विदित था कि किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान करने अथवा किसी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, पता में। परंतु क्या किसी वस्तु को नियमित वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है? ये होती है। युगों तक ये गलत धारणा बनी रही कि किसी वस्तु को नियत वेग में गतिमान बनाए रखने के लिए वास्तव में बल की आवश्यकता होती है। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने कई विचार प्रयोग माध्यम से दर्शाया, यदि कोई वस्तु क्षैतिज तला पर गति करती है और उसकी गति में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दिया जाए तो अनिश्चित काल तक वह गतिमान करती रहेगी। पर ऐसा होता नहीं है। बल किसका होता है? ईश्वर का बल होता है, जो हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, और हर एक ऑब्जेक्ट को क्या है, मूव करने के लिए बल की आवश्यकता है। अब पढ़ते हैं न्यूटन के नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम थे, जो हम अभी वैदिक विज्ञान का जब करेक्शन था उसमें देख चुके थे कि उसमें क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या मिस्टेक थी, और उनको सही भी कर चुके हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का कथन इस प्रकार है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि गति की अवस्था में है तो नियमित गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई परिणामी बल कार्य न करे। पर हमने वैदिक विज्ञान से क्या पढ़ा कि ऐसा नहीं होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, अगर निरंतर गति कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। बिना फोर्स के वो गति कैसे कर सकता है? और वो बल किसका है? ईश्वरीय बल है, ईश्वर का बल है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिमाणी बल 0 है तो वह वस्तु को गति करना आरंभ कर सकती है और न ही वेग में परिवर्तन कर सकती है। टिप्पणी, किसी वस्तु के विराम अवस्था में होने का अर्थ है कि उसका वेग 0 है। वेग यानी उसका गति 0 है। स्मरण रखिए कि नियत वेग का अर्थ वेग के परिमाण या दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यह नियत वेग 0 नहीं है तो गति एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में होती है और वेग का परिमाण समान होता है। ये जो हम पहला रूल है हम वो क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं कि वो क्या है, गलत है। उसको हम सत्य कर चुके हैं वैदिक विज्ञान के द्वारा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? आप जानते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु को विराम या गति में अवस्था में ला सकता है एवं उसे गति अवस्था से विराम अवस्था में ले जा सकता है, अथवा उसके वेग को परिवर्तित कर सकता है ना। फोर्स क्या करता है? वेग को परिवर्तित करता है। तो सेकंड लॉ क्या दिखाता है? अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई भी बॉडी क्या लगेगी, मोशन में
आने लगेगी, एक्सेलरेशन आने लगेगा उसमें, है ना। परिवर्तन या की वस्तु त्वरित यानी एक्सेलरेशन हो रही है, इस प्रकार बल त्वरण उत्पन्न करता है। मतलब बल क्या करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। किसी वस्तु पर लगने वाला परिमाणी बल और उसके त्वरण के मध्य संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं और जानते हैं। क्या क्रियाकलाप कर रहा है, चार बैरिंग वाले पहिए, चार बैरिंग वाले ये पहिए हैं, एक पेंसिल है ना, ये इस तरह क्या गई है, एक गाड़ी बनाई गई है, कागज का एक ग्लास है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने बांध के रखा और इधर से क्या रखा है, इसको इस तरह लगा के रखा है। अब इसके बाद क में दर्शाया गया है कि यदि पहिए के ढीले तो पहियों को कसकर फिट करने के लिए पेंसिल के सिरों का असंजक टेप लगाइए, डिब्बे के समान वाले पाश माध्यम का एक धागा बांधिए जिसके द्वारा आप गाड़ी को खींच सकते हैं। क्या करा गया, धागे से गाड़ी को कनेक्ट करा गया जिससे वो खींचा जा सकती है। कागज का ग्लास भी लगाया गया है। मेज के एक सिरे के निकट कोई सरल रेखा खींचिए और गाड़ी को आरंभिक बिंदु होगी। मेज के दूसरे लगभग एक छोटे पाइप एक धागा डालिए और इसे ये हमें क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट बनाना है। गाड़ी को विलंबित दृश्य गति स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करना आरंभ कीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप उसमें मान लो कंकड़ डालेंगे धीरे धीरे तो गाड़ी क्या करने लगेगी, मूव करने लगी। गाड़ी को आरंभिक बिंदु से छोड़िए, मेज के दूसरे सिरे पर लगे पाइप पर पहुंचने तक इसकी गति का वीडियो बनाइए। इसकी गति का वीडियो बनाना है। आइए मापे गए समय और उन दोनों का, जैसे कि मान लो विलंबित दृश्य गति वीडियो देखकर गाड़ी छोड़े और मेज के अंत पहुंचने समय को अभिलेखित कीजिए और इस समय को T1 नाम दीजिए। T1 नाम दिया है ना। अब वस्तु को सहित गिलास का द्रव्यमान 2 गुना कीजिए। मतलब क्या करना है, 2 गुना वेट उसमें बढ़ाना है। चरण 5 और चरण 6 को दोहराइए और समय अंतराल T2 अभिलेखित कीजिए। मतलब 2 निकालना है और 2 इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। यहाँ कहाँ से, इक्वेशन ऑफ मोशन से ये हमने 2 इक्वेशन बना दी, दोनों को क्या रख दिया हमने, इक्वल रख दिया। जैसे हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो T2 और T1 के मानों को प्रतिस्थापित करने पाते हैं कि जब आप गाड़ी का द्रव्यमान समान रखते हुए बल बढ़ाते हैं तो त्वरण बढ़ जाता है। मतलब द्रव्यमान जो उसका मास है समान रखते हुए बल बढ़ाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप, फोर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि फोर्स बढ़ाते ही क्या करेंगे आप, गति ऑब्जेक्ट में होने लगती है। तो फोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम यहाँ पे क्या है, मास है और ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन होती है, क्योंकि हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। पृथ्वी की ओर क्या होती है, कोई भी वस्तु गिरती है। इसी गति के दौरान वस्तु के त्वरण को पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे जी से दर्शाया जाता है, किस छोटे जी से। इसका मात्रक त्वरण के मात्रक के समान यानी मीटर पर सेकंड। इसका तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम F इक्वल टू एम जी। अब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है ना। तो एक ही जगह क्या लिखोगे आप, जी लिखोगे। वैसे तो पृथ्वी द्वारा लगाए हुए गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। पर एज ए एक्सपेरिमेंटली हम क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं कि कैलकुलेशन क्या हो सके, इजी हो सके। इसीलिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू लेते हैं। मतलब जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समीकरण 6.1 के अनुसार क्रियाकलाप 6.3 में गाड़ी लगने वाले बल को 2 गुना करने पर आपके द्वारा मापे गए त्वरण भी 2 गुना हो जाना चाहिए, परंतु वास्तविक मापन में आपको त्वरण की वृद्धि 2 गुना से थोड़ी कम मिली होगी। इसी प्रकार क्रियाकलाप 6.4 में आपने गाड़ी के द्रव्यमान को 2 गुना किया तो त्वरण आधा हो जाना चाहिए, परंतु आपको थोड़ा भिन्न मान प्राप्त हुआ होगा। मापन त्रुटियों के अतिरिक्त गाड़ियों के पहियों और सतह मध्य घर्षण, देखो अब क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। पर क्या होता है, एक्सेलरेशन स्लाइटली कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस पर हर जगह क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और भी कुछ कंडीशंस के कारण क्या होता है कि एक्सेलरेशन थोड़ा कम होता है जितना अपन फोर्स लगाते हैं। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अधिक समुचित संवेग मोमेंटम के पदों में व्यक्त किया जाता है। किसमें, मोमेंटम।
किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा क्या होती है, मतलब मोमेंटम की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का कथन इस प्रकार है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर परिमाण बल प्रोपोर्शनल होती है और परिवर्तित उसी दिशा में होती है जिससे परिमाण बल कार्य करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी में क्या होगा, वो मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसी गति में क्या करेगा, मूव करेगा और उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस रूप में व्यक्त न्यूटन का द्वितीय नियम ऐसी स्थितियां भी मान्य होती है जहां वस्तु का द्रव्यमान नियत नहीं होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम प्रकृति का मूलभूत नियम माना जाता है। हमारे आसपास कई घटनाओं में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के आधार से समझाया जा सकता है। क्रिकेट के खेल में आपने देखा होगा कि तीव्र गति से आधी गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक फील्डर धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लाता है। जब भी आप कैच करते हो धीरे क्या लाते हैं, पीछे लाया जाता है। ऐसा करने से गेंद के उच्च वेग के शून्य होने की अवधि बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, उसकी जो अवधि है उसकी स्पीड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे गेंद के त्वरण का परिमाण कम हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यह धीमी हो जाती है, जिससे गेंद को रोकने के लिए क्षेत्ररक्षक द्वारा कम बल लगाने की आवश्यकता होती है। गतिमान गेंद पर कम बल लगाने से क्षेत्ररक्षक को चोट लगने की संभावना भी कम होती है। इससे क्या होता है, चोट लगने की संभावना कम होती है। अब जैसे कि यहाँ पे जो गाड़ियों में एयरबैग यूज किए जाते हैं, वाहनों में एयरबैग लगाए जाने के पीछे यही कारण है कि टक्कर होने पर वाहन के अचानक विराम की स्थिति में आने वाले एयरबैग तीव्रता से फूलकर एक नरम संपर्णीय गद्दी जैसे बन जाते हैं। धीरे स्टीयरिंग व्हील का यह डैशबोर्ड से टकराने के साथ वह वाहन चालक एवं यात्री के सर और छाती एयरबैग से टकराते हैं और इस प्रकार टकराने लगभग वाला समय बढ़ जाता है, जिससे त्वरण कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है। कम त्वरण का अर्थ है व्यक्ति पर लगने वाले बल का कम होना। परिमाण स्वरूप गंभीर चोट लगने की संभावना कम हो जाती है, विशेषकर कुर्सी के साथ पेटी लगाई गई हो तो। ठीक है, क्या आपने कभी एक ही बार में ताजा नारियल तोड़ने का प्रयास किया है? इसे अत्यंत तीव्र वेग से अति कठोर सतह पर टकराया जाता है। सतह से टकराते ही नारियल बहुत कम समय में रुक जाता है। इसके वेग में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन होता है, मतलब इसके जो वेग है उसमें इतना शीघ्रता से परिवर्तन होता है कि लिए धरती इस पर बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। यह अधिक बल नारियल को तोड़ देता है। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हार्ड सरफेस है तो ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो इतने अमाउंट अपने फोर्स लगाइए जिससे क्या हुआ, ये टूट गया। वैसे ही बॉल भी जैसे बॉल का एग्जांपल है, जब हम हाथों को पीछे लाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका एक्सेलरेशन क्या करते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नारियल जमीन से टकरा के क्या हो जाता है, फूट जाता है। अब मान लो एक क्वेश्चन करे जैसे कि कोई भोक्ता का 10 केजी द्रव्यमान वाली भोरोत्तोलन दंड को पकड़े हुए दोनों को क्रमश 10 केजी द्रव्यमान की शक्तियां स्थिर है। इस नियत स्तर पर लिखना बल लगा रही है। अब देखो यहाँ पे शक्तियां सहित भरोक्ता दंड का कुल द्रव्यमान है 30 केजी है और पृथ्वी के कारण कितना वेट लगता है 9.8, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 न्यूटन क्या लगेगा, फोर्स होगा। तो इस तरह हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे एग्जाम्पल हम आगे की क्लासेस में भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी क्षैतिज सतह पर विराम अवस्था में खड़ा है, 25 केजी का एक गुटके को धकेलने का प्रयास कर रहा है। क्षैतिज गुटके को गति का विरोध करने वाला अधिकतम घर्षण बल है 50 न्यूटन है। यदि यह विद्यार्थी तो 50 न्यूटन और 55 न्यूटन के नियत बल आगे दिशा धकेलती है तो 2 सेकंड में गुटके की क्या होगी, तो हम देखेंगे, है ना। अब देखो गुटके पर लगने वाला परिमाणी बल, तो बल कितना होगा 5 न्यूटन, 50 माइनस 5 50 माइनस 55 माइनस 50 इक्वल टू 5। अब एक्सेलरेशन हमें पता है, अब हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं ये कर दूंगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है 5, मास कितना है 25, मतलब 1/5
5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में डालूंगा और मुझे मिल जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कहाँ देखेंगे हम, जब चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। न्यूटन का गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम हमने जो बताया था क्या था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हमने ये समझा कि किसी वस्तु पर कोई परिमाणी बल लगा तो वह वस्तु कैसे व्यवहार करती, परंतु वस्तु पर बल लगता कैसे है। आपको स्मरण होगा कि हमने सीखा कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का परस्पर क्रिया करना आवश्यक है, मतलब एक दूसरे पर क्रिया करना आवश्यक है। क्या जैसे कि मैं अगर इस बॉक्स को धकेल रहा हूं, है ना, तो तभी ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। कि जब आप पैर से गेंद को धक्का देते हैं तो आपके द्वारा गेंद और अपने पैरों पर लगाए गए बल की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक कि आप यह पूछेंगे कि इस प्रक्रिया में ये दोनों वस्तुएं किस प्रकार प्रभावित होती है। न्यूटन का तृतीय नियम इस प्रश्न का उत्तर देता है, मतलब कैसे क्या करती है, व्यवहार करती है। देखो, जैसे ही हम इधर धक्का देते हैं तो मेज द्वारा लड़की पर लगाया गया बल, तो मेज द्वारा क्या लगाया जा रहा है, इधर बल लगाया जा रहा है, और लड़की द्वारा किधर बल लगाया जाता है, इधर लगाया। जैसे अगर फुटबॉल को लात मारते तो पैर किधर फोर्स लगा रहा है, इधर, फुटबॉल का फोर्स किधर लग रहा है, इधर। जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जब भी हम फुटबॉल को लात मारते तो हमारे पेट में, पैर में भी क्या होता है, एहसास आता है। तो यही क्या होता है, उसका तीसरा नियम है, जो कि हम हमारे हिसाब से मतलब हम वैदिक विज्ञान के हिसाब से क्या कर चुके हैं, उसे सत्यापित कर चुके हैं और उसे अच्छे से बता चुके हैं। जैसे कि ये लड़की चप्पू चला रही है, चप्पू जल को पीछे की ओर धकेल रहा है। चप्पू से क्या करते हो, पीछे की ओर क्या कर रही है, धकेल रही है। जल चप्पू को डोंगी को आगे की ओर, जल चप्पू और डोंगी को आगे की ओर धकेल रहा है, मतलब चप्पू और डोंगी को क्या कर रहा है, जल आगे की ओर धकेल रहा है। तो इसी से क्या है, ये भी एग्जांपल है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि घर्षण बल व्यक्ति को ऊपर की ओर धकेल रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ऊपर की ओर। व्यक्ति पेड़ के तने को नीचे की ओर धकेल रहा है। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। वैसे ही क्या करना है, आपको भी अपने आसपास क्या देखने, कौन एग्जाम्पल देखने हैं, जिससे आपको पता लगता है कि किस तरह ये चीजें, किस तरह तीसरा बल है, यानी न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह लग रहा है, जो कि ऑफकोर्स गलत है, पर कहीं कहीं कुछ चीजों में सही है। एक बड़ा गुब्बारा, स्ट्रॉ, आसंजन टेप, एक लंबा धागा, आसमे की दो दीवारों पर लगी 2 किलो हुकों की व्यवस्था कीजिए। गुब्बारे में हवा भरी है, धागे का एक देखो, आप क्या करना है, यहाँ पे एक रिफिल लेनी है ना, ये होलो सिलेंडर, यहाँ पे क्या लगा है, एक धागा लगा। अब यहाँ पे हवा भरनी है और इसको इससे बांधना, चिपका देना है। जैसे ही आप हवा खोलोगे तो ये गुब्बारा क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो गुब्बारे की हवा है वो किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में हवा देगी। जिससे क्या होगा, ये गुब्बारा स्ट्रॉ मतलब इधर मूव करेगी, क्योंकि गुब्बारा की हवा जो है वो मतलब हवा इधर फोर्स लगा रही है दीवार पे, और गुब्बारा का मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरह क्या होगा, हम ये देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट इंजन गैस को नीचे की ओर निष्कर्ष करती है, नीचे की ओर फोर्स लगाती है। निष्क्रिमित गैस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है। तो गैस जो रहती है वो ऊपर की ओर क्या देती है, उसको धक्का देती है। मतलब जितने तेज से नीचे फोर्स लगता है उससे ज्यादा जल्दी क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, वस्तुओं के निकाय पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी तक आपने न्यूटन के 3 नियमों का अध्ययन किसी एकल वस्तु पर उन्हें लागू किया है। इन नियमों की सहायता से आप वस्तु पर लगने वाले बलों के आधार, उसकी स्थिति और वेग का अनुमान लगा सकते हैं, परंतु हम इन नियमों को 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़ी वस्तुओं पर लागू कर सकते हैं। अब कैसे, 2 जुड़ी जब वस्तु है, मान लीजिए M1 M2 द्रव्यमान 2 पेटिकाओं के एक डोरी से परस्पर जुड़ी हुई है, M1 और M2 एक घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखी हुई है। एक बल F1 पेटिका एक की दाहिनी ओर खींचता है। पेटिका एक डोरी के मध्य से पेटिका 2 का बल लगाती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पेटिका 2 डोरी के माध्यम से पेटिका 1 पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। किधर, एक बल इधर लग रहा है और एक बल
इधर लग रहा है, ये वाली इसको इधर खींच रही है और ये वाला जो बल है ये इसको इधर खींच रहा है। हम इस बल को तनाव कहते हैं। तनाव यानी क्या होता है? टेंशन। हमेशा किसी स्ट्रिंग में या किसी रस्सी में हमेशा कौन सा बल लगता है? टेंशन लगता है। पेटिका एक पर बल F दाईं ओर कार्य करता है, जबकि तनाव बल T बाईं ओर कार्य करता है। मतलब तनाव का काम कर रहा है, इधर कार्य कर रहा है। उसके अपोजिट पेटिका दो तनाव को T की दाईं ओर कार्य करता है। हम प्रत्येक त्वरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम इसका एक्सेलरेशन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? एक विधि यह है कि प्रत्येक पेटिका पर लगने वाले परिमाणिक बल की गणना अलग अलग की जाए, मतलब हर एक बल को अलग अलग कैलकुलेट किया जाए और इसके पश्चात त्वरण ज्ञात करने के लिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उपयोग किया जाए। दूसरी अपेक्षाकृत अधिक सरल विधि यह है कि दोनों पेटिकाओं और डोरी के साथ एक ही निकाय मान लिया जाए। इस विधि का निकाय के भीतर के बलों, आंतरिक बलों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल बाहर पर लगने वाले बाह्य बल की महत्वपूर्ण है। हमारे प्रकरण को दोनों पेटिकाओं पर लगने वाले तनाव जबकि F बाह्य बल इस प्रकार न्यूटन के द्वितीय नियम से, मतलब हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे कि ये एक्सेलरेशन कैसे दिखा सकते हैं? फोर्स इक्वल टू m1 प्लस m2। तो इससे क्या हो जाएगा? दोनों का मास और कितना फोर्स लग रहा है उससे क्या निकाल सकते हैं? हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दोनों पेटिकाओं की गति का विश्लेषण अलग अलग किया जाए तो परिमाण यह प्राप्त होगा कि इसके विषय में आप आगामी कक्षाओं में सीखेंगे। मतलब इन चीजों के बारे में आप क्या करेंगे? हायर क्लासेस में और अच्छे से सीखेंगे। परस्पर जुड़ी हुई वस्तुओं को एक निकाय के रूप में मानने से विश्लेषण प्राय सरल हो जाता है। यह जटिल वस्तुओं के निकाय के अध्ययन में भी न्यूटन के नियमों की उपादेयता को उजागर करता है। तो इस चैप्टर में हमने न्यूटन के बारे में और कुछ चीजों के बारे में जाना, जैसे कि नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? N1 प्लस N2 ऊपर, नीचे M1 प्लस M2 इंटू जी। क्योंकि नीचे जो फोर्स लगता है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे मानो तो mg लगता है, पर अगर दो ऑब्जेक्ट है तो M1 प्लस M2 इक्वल इंटू जी, क्योंकि दोनों पे क्या लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स का लगता है ऊपर की ओर। तो इस तरह का कर सकते हैं, हम चीजें दिखा सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? घर्षण बल किसी वस्तु की गति की दिशा को विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो हम बता चुके थे वैदिक विज्ञान से, और इन्होंने जो देके रखा है वो गलत है ना। न्यूटन का द्वितीय नियम, चलो ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स लाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। न्यूटन जब किसी वस्तु पर कोई परिमाणी बल कार्य करता है तो वस्तु परिमाणी बल की दिशा की ओर त्वरित करती है, मतलब उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। त्वरण का परिमाणी बल के परिमाण के समानुसार अनुपात होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्यक्तुक्रोणापाती होता है। न्यूटन का तीसरा नियम भी क्या लगभग गलत था, जिससे हम कुछ एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। पर जितना भी बल है, मेन बात जितना भी बल है वो किसका बल है? ईश्वरीय बल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है ना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जानी, मॉडर्न फिजिक्स को सही तरीके से भी हमने सीखा वैदिक विज्ञान के थ्रू कि कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में ऐसे ही आपको रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे कि वैदिक विज्ञान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन सारी चीजों पे, और वो क्या सत्यापन, मतलब क्या सत्य चीज आपको दिखा रहा है और आपको क्या समझा रहा है वेदों के थ्रू और पौराणिक चीजों के थ्रू। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।